गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन भाग 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की प्रगति के विषय में चर्चा पर चर्चा करें। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में उत्प्रेरक का कार्य लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन था। तो बंगाल विभाजन के दौरान हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय समिति द्वारा या राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 4 प्रमुख मुद्दों को लेकर के आंदोलन चल रहा था, लेकिन हमको उन मुद्दों से नहीं मतलब है। हमको सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की प्रगति क्या थी, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के लिए राष्ट्रीय नेताओं द्वारा क्या किया गया था, इसके बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की प्रगति में अगर हम इसको देखेंगे तो 1905 से लेकर के 1921 ईस्वी तक राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसके बारे में हम आज निम्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं। नंबर 1 है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं और नंबर 2 है सामान्य शिक्षण संस्थान। सामान्य शिक्षण संस्थान। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं और सामान्य शिक्षण संस्थाएं। डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय शिक्षा के ढांचे को अगर व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए कलकत्ता में या ये कहें बंगाल में गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति गठित की जाती है, जो प्राथमिक से लेकर के महाविद्यालयी शिक्षा के स्तर तक की शिक्षा में सुधार करने के लिए सुझाव प्रदान कर रहा था। और इसने बंगाल में 11 और पूर्वी बंगाल में 40 राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना का सुझाव देता है और राष्ट्रीय शिक्षा को व्यवहार में प्रगति या व्यवहार में ढालने के लिए ही इस समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार हम अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में 11 और पूर्वी बंगाल में, जिसे आज हम वर्तमान में बांग्लादेश भी कह सकते हैं, 40 हाई स्कूल स्थापित किए गए थे। और इसी सिद्धांत पर या इसी का अनुकरण करते हुए पुणे में भी राष्ट्रीय कॉलेज तथा टेक्निकल इंस्टीट्यूटों की स्थापना की गई। और साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक उदाहरण के रूप में अगर देखें तो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना तो 1904 में ही की गई थी, लेकिन इसकी प्रगति अगर देखें तो बंगभंग के बाद ही ज्यादा तीव्र हुई। 1904 ईस्वी में शांति निकेतन नामक स्थान पर, जिसे हम बोलपुर नामक स्थान भी जानते हैं, शांति निकेतन स्थान पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1904 में बोलपुर जिसे शांति निकेतन नाम से भी जाना जाता है, या ये कहें शांति निकेतन नाम से ही फेमस हुआ था। इन्होंने 1904 में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना करते हैं और यही आश्रम बाद में आगे बढ़ करके विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध होता है।
विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होता है और प्राचीन वैदिक संस्कृत शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती डियर स्टूडेंट्स, स्वामी सहजानंद नहीं, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने गुरुकुलों की स्थापना की और वृंदावन और हरिद्वार में अनेक गुरुकुलों की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात अगर हम देखेंगे 1910 और 11 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में प्राथमिक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था केंद्रीय धारा सभा या इंपीरियल लेजिस्लेचर के सामने, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले केंद्रीय धारा सभा के सदस्य भी थे। और द्वितीय काल में अगर हम देखेंगे या अगर इसको हम बांट कर देखें तो 1905 से 1911 और 1911 से 1921 के बीच में अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की प्रगति के विषय में अगर देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की प्रगति बंग भंग विभाजन की समाप्ति के पश्चात थोड़ा कमजोर हो जाता है, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा की जो लोग जागृत हुई थी वो अपनी ही गति से चल रही थी। अगर हम देखेंगे तो 1917 में रोलन एक्ट आता है। रोलन एक्ट आता है जिसमें कहा गया था न वकील, न दलील, न अपील, अर्थात इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और इसके लिए न तो आदमी कहीं अपील कर सकता था, न दलील दे सकता था, न ही वकील कर सकता था। इसीलिए नो अपील, नो दलील, नो वकील के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी के विरोध में 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर भीड़ एकत्रित होती है और वहां पर अंग्रेजों द्वारा या एक अंग्रेजों द्वारा नृशंस भारतीयों की हत्या करा दी जाती है। इसी के विरोध स्वरूप 1 अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन लाया जाता है और इस असहयोग आंदोलन में पूरा भारत गांधी जी के साथ रहता है और यहां तक कि नौजवान विद्यार्थी भी गांधी जी का साथ देते हैं और उनके आह्वान पर वो इस आंदोलन में भाग लेते हैं और यहां तक कि नौजवान अपनी पढ़ाई छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रीय नेताओं के सामने, उन नवयुवकों या नौजवानों के सामने शिक्षा की जो समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा या राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा स्थापित करने के लिए जो समस्या सामने आई उसके लिए भी इन राष्ट्रीय नेताओं द्वारा निदान किया गया, जिसमें अगर हम देखेंगे तो उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए मौलाना मोहम्मद अली ने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बालकों द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान घोषित करने की मांग कर रहे थे, न पूरा होने पर वो उस विद्यालय या उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़ते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अलीगढ़ में ही मौलाना मोहम्मद अली ने जामिया मिलिया इस्लामिया नामक एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करते हैं और जिसको बाद में 1925 में इसे अलीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो 1916 में
आचार्य कर्वे द्वारा पुणे में इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। और बाद में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। और इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की प्रगति में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं जो प्रगति होती है उसमें काशी विद्यापीठ, पटना विद्यापीठ या बिहार विद्यापीठ, गुजरात में गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना होती है। अगर इसके दूसरे पॉइंट में अगर हम देखेंगे, सामान्य शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना के लगभग 30-35 वर्ष पश्चात कोई भी ऐसी शैक्षणिक संस्था नहीं स्थापित की गई थी। इसके पहले जैसा कि हमने चर्चा किया था, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इलाहाबाद आज कुछ गिने चुने विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था संचालित की जा रही थी। जो कि ये देखा जाए तो इन 4-5 विश्वविद्यालयों से संपूर्ण भारत में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही थी। इसके लिए मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और पटना विश्वविद्यालय 1917 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में और 1917 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1917 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और बनारस में ही 1920 में काशी विद्यापीठ 1920 में काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी के नाम से इसे बाद में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आज शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की जाती हैं और 1920 में अगर हम देखें तो लखनऊ में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की प्रगति में हम राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं और सामान्य शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत हमने अनेक उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाया। और इसी शिक्षा आंदोलन की प्रगति में अगर हम देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रगति हुई, जिसमें देखेंगे बड़ौदा के गायकवाड़ सायाजी राव महाराज सायाजी राव गायकवाड़ 1906 में एक अधिनियम पारित करते हैं और अपनी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिससे समस्त नागरिकों को अपने बालकों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। और इन्हीं का उदाहरण लेकर, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने ऊपर चर्चा किया था कि गोपाल कृष्ण गोखले, डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन की
एग्जाम की व्यू से भी गोपाल कृष्ण गोखले प्रथम राष्ट्रीय नेता थे जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग किए थे। इसके बाद गांधी जी कहते हैं, परंतु सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1910 में केंद्रीय धारा सभा में, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है, केंद्रीय धारा सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। और 19 मार्च 1910 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इस प्रस्ताव में इन्होंने मांग की थी 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उस जगह पर किया जाए जहां पर 13% से कम शिक्षा की व्यवस्था है। और दूसरी मांग इन्होंने किया था कि प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाएं तथा प्रांतीय सरकार को 1:3 के रूप में सहयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने सचिव की नियुक्ति की भी व्यवस्था करने की बात की थी जो प्राथमिक शिक्षा की देखभाल और इसके संचालन में सहयोग कर सके। और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय धारा सभा में अलग से एक आयोग गठित करने की बात करते हैं। और साथ ही साथ इस प्रस्ताव में ये भी मांग किए थे कि सरकार द्वारा जब वार्षिक बजट प्रस्तुत की जाए तो प्राथमिक शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाए। तो गोपाल कृष्ण गोखले के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अंग्रेज सरकार ने आश्वासन भी दिया था। इस आश्वासन के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनेक कार्य किए गए, प्राथमिक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, सचिव की नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर वार्षिक बजट पेश करते समय प्रगति रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया गया या किए जाने का आश्वासन दिया गया। पर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रस्ताव में की गई मांग अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर कोई विचार नहीं किया गया और प्राथमिक शिक्षा को प्रांतीय सरकारों के ऊपर थोप दिया गया। अगर देखें एक प्रकार से तो प्राथमिक शिक्षा से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ दी और इसका उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों पर थोप दिया। इसी के विरोध स्वरूप गोपाल कृष्ण गोखले ने पुनः 1911 में केंद्रीय धारा सभा के सामने, इंपीरियल लेजिस्लेचर के सामने गोखले विधेयक प्रस्तुत करते हैं। इस पर क्या हुआ अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की प्रगति में हमने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं, सामान्य शिक्षण संस्थाएं, रोलक एक्ट, असहयोग आंदोलन, शांति निकेतन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोखले प्रस्ताव आज पर चर्चा किए। आज बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।